Which one of the following group of topological features is the product of erosional process? निम्नलिखित में से कौन सा एक भूस्थाकृतिक विशेषताओं वाला समूह क्षरण प्रक्रिया का परिणाम है? क्षरण प्रक्रिया का परिणाम है, इरोजनल प्रोसेस का इनमें से कौन सा परिणाम है? तो ए है एस्कर्स, फ्योर्ड, वी आकार की घाटी, सिफ, बी है सर्क, अरेट, प्लाया, स्टेक, सी है हिमोड़, बार्कन, पिनेकल, शिखरिका, तरंग निर्मित प्लेटफॉर्म, या डी है लेविस, स्टेमेगमाइट, मोनोडाइक या ड्रमलिन। तो इनमें से आप गेस करिए कि कौन सा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है सर्क, अरेट, प्लाया, स्टेक। ये बी इसका राइट आंसर है। तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो आपका सर्क, अरेट, प्लाया भूस्थलाकृतियां क्षरण अपर्दन प्रक्रिया का परिणाम है। सर्क, अरेट, प्लाया, स्टेक व अन्य भू जो स्थलाकृतियां होती हैं अपर्दन प्रक्रिया का परिणाम है। सर्क व अरेट हिमानी द्वारा, प्लाया पवन के द्वारा, स्टेक सागरी जल के द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां हैं, जबकि ड्रमलिन, एस्कर हिमानी तथा बरखान पवन द्वारा निक्षेपण प्रक्रिया का परिणाम है। ओके, तो सर्क, अरेट, प्लाया, स्टेक वगैरह जो है ये अपर्दन से बनते हैं, और सर्क व अरेट हिमानी द्वारा जो अपर्दन होता है उससे बनते हैं, प्लाया पवन के द्वारा तथा स्टेक सागरी जल द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां हैं, जबकि ड्रमलिन, एस्कर हिमानी तथा बरखान पवन द्वारा निक्षेपण प्रक्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन दूसरे का तर्क है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर पर चुनिए। तो अभिकथन ए है पट्टिका उपांत, प्लेट मार्जिन और ज्वालामुखी क्षेत्र स्पष्ट रूप से एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। इसका तर्क है अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र अभिसरण पट्टिका सीमाओं पर अवस्थित हैं। तो इसका आंसर गेस करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर है ए। जी हाँ, ए इसका सही आंसर है। और हम लोग इसका देखते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के माध्यम से यह सिद्ध हो गया है कि ज्वालामुखी की उत्पत्ति के पीछे कारण क्या है। ओके, ज्वालामुखी रचनात्मक अपसरणी किनारा तथा विनाशकारी अभिसरणी किनारा के माध्यम से आता है। विश्व का 80% 80% ज्वालामुखी विनाशकारी अभिसरणी किनारा तथा 15% रचनात्मक अपसरणी किनारा के माध्यम से आता है। इसलिए अभिकथन जो ए दिया गया है वो आर और ये दोनों एक दूसरे से संबद्ध हैं। ओके, कि पट्टिका उपांत और ज्वालामुखी क्षेत्र स्पष्ट रूप से एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। इसका तर्क सही है कि अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र अभिसरण पट्टिका सीमाओं पर अवस्थित होते हैं। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The upper part of the mantle upon which the crust of the earth floats is known as, mantle के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपटी प्लंबन करती है। ओके, मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपटी प्लंबन करती है को कहा जाता है बायोस्फीयर, गुरुमंडल, बेरिस्फीयर, मेसोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर या एस्थेनोस्फीयर। क्या कहते हैं कि जो मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपटी प्लंबन करती है इसको क्या कहते हैं? तो आप लोग इसका आंसर गेस करिए। इसका राइट आंसर है एस्थेनोस्फीयर। जी हाँ, एस्थेनोस्फीयर इसका राइट आंसर है। कैसे? पृथ्वी की भूपर्पटी 100 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। ओके, इसके ऊपर मेंटल पाई जाती है। पृथ्वी की जो भूपर्पटी है वो 100 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। फिर उसके ऊपर मेंटल पाई जाती है और मेंटल के ऊपरी भाग को एस्थेनोस्फीयर दुर्बल मंडल कहा जाता है, जिसके ऊपर परपटी प्लवन करती है यानी तैरती है। इसी दुर्बल मंडल से भूकंप की उत्पत्ति भी होती है। गुरुमंडल यानी बेरिस्फीयर 2800 किलोमीटर से केंद्र तक पाई जाने वाली पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अंग है, जिसमें निकिल तथा फेरियम की मात्रा पाई जाती है, जिसे निफे बोलते हैं। मेसोस्फीयर वायुमंडल की परत को कहते हैं, वायुमंडल के मध्य परत को कहते हैं मेसोस्फीयर, जबकि हाइड्रोस्फीयर का अर्थ जलमंडल से लगाया जाता है। हाइड्रोस्फीयर का अर्थ जलमंडल से लगाया जाता है, जिसके अंतर्गत महासागरों तथा सागरीय संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जियोलॉजिकली दी ओल्डेस्ट रॉक्स इन इंडिया आर फ्रॉम, भूगर्भीय चट्टानों की दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ की हैं? ओके, भूगर्भीय दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ की हैं? कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र, राजस्थान के अरावली क्षेत्र, मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र या पंजाब के शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक रीजन ऑफ पंजाब। तो आप गेस करिए कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर है ए, कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र। कैसे? भारतीय भूगर्भिक संरचना के इतिहास में आर्कियन क्रम में सर्वप्रथम
धारवाड़ क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ। ओके, धारवाड़ कर्नाटक का एक जिला है। यहाँ पर इस क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है, इसलिए इसे धारवाड़ क्रम की भी चट्टान कहा जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टान खनिज संपदा के लिए सबसे समृद्ध चट्टान है। अरावली भारत का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। जो अरावली है वो भारत का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। मध्य प्रदेश का विंध्य क्षेत्र जो है वो हीरा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का विंध्य क्षेत्र हीरा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पंजाब का जो शिवालिक रीजन है वो टर्शरी युग में इसका निर्माण हुआ था। पंजाब के शिवालिक क्षेत्र का निर्माण टर्शरी युग में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is responsible for global change in the sea level? निम्नलिखित में से क्या समुद्र तल में वैश्विक परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी है? आइसोस्टैटिक, समस्थितिक, या बी क्लाइमेटिक जलवायु, या सी स्टैटिक सुस्थितिक, या डायस्ट्रोपेटिक यानी पटल विरूपणी। तो इनमें से आप आंसर गेस करिए कि कौन सा राइट आंसर है। हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है सी, जी हाँ, सुस्थितिक। इसका राइट आंसर है। कैसे, क्या होता है कि यू स्टैटिक जो सुस्थितिक वैश्विक समुद्र का स्तर जो पृथ्वी के महासागरों की मात्रा के समुद्र स्तर के परिवर्तन को दर्शाता है। जो सुस्थितिक वैश्विक समुद्र का स्तर है वो पृथ्वी के महासागरों की मात्रा के समुद्र स्तर के परिवर्तन को दर्शाता है, समुद्र स्तर के परिवर्तन को दर्शाता है। यह एक भौतिक स्तर नहीं है बल्कि समुद्र के स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। यह कोई फिजिकल जो एक स्तर है वो नहीं है, ये एक समुद्र के स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। यदि महासागरों में सभी पानी एक ही बेसिन में समाहित हो। यू स्टैटिक समुद्र तल स्थानीय सतहों के सापेक्ष नहीं है, क्योंकि सापेक्ष समुद्र का स्थल टेक्टोनिक्स, महाद्वीपीय वृद्धि, उपचरण सहित कई कारकों पर निर्भर करता है। यू स्टैटिक समुद्र तल बाथटब दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। समुद्र तल के स्तर में बदलाव को यू स्टैटिक रूप में परिभाषित किया गया है। ओके, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यू स्टैटिक यानी सुस्थितिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। Which one of the following groups of scholars is stressed on the role of lateral erosion by streams in the formation of pediments? निम्नलिखित में से विद्वानों के किस समूह ने धाराओं द्वारा पार्श्विक क्षरण की पेडिमेंट के निर्माण में भूमिका पर बल दिया? ध्यान से सुनिए, विद्वानों के किस समूह ने धाराओं द्वारा पार्श्विक क्षरण लैटरल इरोजन की पेडिमेंट के निर्माण में भूमिका पर बल दिया? ए मैकूगी, पेज, ब्लैकवेल्डर, बी मैकूगी, ब्लैकवेल्डर, जॉनसन, सी पेज, जॉनसन, लॉसन, एंड डी पेज, ब्लैकवेल्डर, जॉनसन। आप लोग इसका आंसर गेस करिए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है डी, पेज, ब्लैकवेल्डर, जॉनसन। ओके, किस प्रकार से? तो क्या हुआ कि पेडिमेंट रचना का जो पार्श्वी समतल सिद्धांत है वो गिलबर्ट ने प्रतिपादित किया था। ये भी आपका क्वेश्चन आता है, पेडिमेंट रचना का पार्श्वी समतलन सिद्धांत को गिलबर्ट ने प्रतिपादित किया था। पेज, ब्लैकवेल्डर, जॉनसन ने पेडिमेंट के निर्माण में धाराओं द्वारा, जो पेज हैं, ब्लैकवेल्डर हैं और जॉनसन, ओके, पेज, ब्लैकवेल्डर, जॉनसन ने पेडिमेंट के निर्माण में धाराओं द्वारा पार्श्वी अपरदन लैटरल इरोजन की भूमिका पर जोर दिया। जब नदी किसी स्थल का पार्श्वी अपरदन करती है, लैटरल इरोजन करती है, तो उससे अंतिम अवस्था में तीव्र ढाल का निर्माण हो जाने से पेडिमेंट का निर्माण होता है। यह रचना नदी वेदिकाओं से भिन्न होती है। नदी वेदिकाएं नदी घाटी के पार्श्वों पर सोपान जैसी आकृतियां होती हैं। यह रचना नदियों के अपरदन कार्य से बनती है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। The two-cycle theory on the origin of limestone caverns was proposed by। चूना पत्थर गुफाओं के उद्गम का दो चक्री सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? नंबर 1 स्विंटन, नंबर 2 डेविस, सी मॉलेट, डी गार्डनर। किसके द्वारा यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? चूना पत्थर गुफाओं के उद्गम का दो चक्री सिद्धांत, टू साइकिल थ्योरी ऑन द इरोजन ऑफ लाइमस्टोन। तो आप लोग गेस करिए कि इसका राइट आंसर क्या है। हम लोग देख रहे हैं कि इसका राइट आंसर है बी। जी हाँ, इसका राइट आंसर बी है। डेविस जो महोदय हैं, इन्होंने चूना पत्थर गुफाओं के उद्गम का दो चक्री सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और चूना पत्थर गुफाओं के उद्गम का दो चक्री सिद्धांत डेविस के द्वारा दिया गया, जबकि भौम स्तर जल सिद्धांत स्विनरटोन ने दिया था। ओके, स्विनरटोन ने भौम स्तर जल सिद्धांत, भौम जल स्तर सिद्धांत दिया था। गार्डनर ने स्थैतिक जल क्षेत्र सिद्धांत, स्थैतिक जल क्षेत्र सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। मैलोट ने आक्रमण सिद्धांत दिया था। मैलोट ने आक्रमण सिद्धांत
दिया था। ओके, तो अब हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज फॉर्म्ड ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्सेस, विवर्तनिक बल के कारण निम्नलिखित में से किस लक्षण का निर्माण होता है। ओके, जो विवर्तनिक बल के कारण कौन सा लक्षण निर्मित होता है, कौन सी आकृति का निर्माण होता है। ए हैंगिंग वैली, बी यू शेप्ड वैली, यू आकार की घाटी, सी ब्लाइंड वैली, अंध घाटी, डी रिफ्ट वैली, रिफ्ट घाटी। तो इसका राइट आंसर आप लोग गेस करिए। इसका राइट आंसर है डी रिफ्ट घाटी। जी हाँ, कैसे? विवर्तनिक बल द्वारा रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है, जबकि विवर्तनिक बल द्वारा रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है, जबकि हैंगिंग घाटी यानी जो लटकती घाटी होती है, हैंगिंग वैली जिसको बोलते हैं, तथा यू आकार वाली घाटी, ये हिमानी द्वारा निर्मित होती है। हिमानी द्वारा निर्मित होती है, जबकि भूमिगत जल के कार्य से निर्मित प्रमुख स्थलाकृति अंध घाटी ब्लाइंड वैली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी इज फाउंड बिटवीन, कोनार्ड विक्षिन्नता निम्नलिखित में से किसके बीच पाई जाती है। जो कोनार्ड असंबद्धता है, जो हमारी पृथ्वी के भीतर पड़ते हैं, जब पृथ्वी की हम लोग आंतरिक दशा का अध्ययन करते हैं, तो उसमें हर परत के मध्य में विभिन्न प्रकार की, मुख्यतः 5 प्रकार की असंबद्धताएं पाई जाती हैं। जब हम ऊपर भूपृष्ठ से पृथ्वी के नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं, तो हमारे जो असंबद्धताएं पाई जाती हैं, उनमें जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि कोनार्ड असंबद्धता जो है, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी या कोनार्ड विक्षिन्नता किसके बीच पाई जाती है। आउटर कोर या इनर कोर, सियाल या सीमा के बीच में, सीमा और निफे के बीच में, या ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में। तो इसका राइट आंसर है बी, सियाल और सीमा के बीच में कोनार्ड असंबद्धता पाई जाती है। ओके, और कोनार्ड ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के मध्य में पाई जाती है। ठीक है, अब जैसे आयोग ने विकल्प ये नहीं दिया था, तो इसलिए नज़दीकी विकल्प जो सियाल और जो सीमा का है, उसे ही आयोग ने सही माना है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमने बी आंसर है उसे करेक्ट माना है कि सियाल जो है और सीमा के बीच में कोनार्ड विक्षिन्नता पाई जाती है, जबकि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में पाई जाती है। ओके, मोहो विक्षिन्नता क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में पाई जाती है। रेप्टी ऊपरी मेंटल तथा निचले मेंटल के बीच में, गुटेनबर्ग मेंटल तथा क्रोड के बीच में, लेहमैन बाहरी क्रोड व भीतरी क्रोड के बीच में, यानी आउटर कोर और इनर कोर के बीच में पाई जाती है। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें लेखक का नाम दिया हुआ है और पुस्तक का नाम दिया हुआ है, सही मिलान करना है। ए पे स्टीयर्स है, बी पे वॉन रिchthofen, सी पे वुलरिच, डी पे थॉर्नबेरी। पुस्तक का नाम जियोमॉर्फोलॉजी द अनस्टेबल अर्थ, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, या डी है स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ जियोग्राफी। इसमें से आप कौन सा आंसर सेलेक्ट करते हैं अपने गेस के आधार पर, या आपको मालूम हो तो आंसर वो लगा रहे हैं, और हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है बी, बी इसका राइट आंसर है। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड जो इसमें दिया हुआ है। ठीक, कैसे ये हम लोग देखते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी वॉन रिchthofen इन्होंने लिखी। ओके, ये वॉन रिchthofen की बुक है जियोमॉर्फोलॉजी। ओके, द अनस्टेबल अर्थ स्टीयर्स। ओके, द अनस्टेबल, देखिए इसमें स्टे दिया हुआ है, स्टे, और इसमें स्टीयर्स है, तो इससे कभी भी आएगा तो ये थोड़ा रिदम याद रखिए, स्टेबल स्टीयर्स, स्टे स्टे है यानी स्टेबल अर्थ आ जाए तो स्टीयर्स करेक्ट होगा। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी थॉर्नबरी। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी थॉर्नबरी की पुस्तक है, और जो केवल जियोमॉर्फोलॉजी है वो वॉन रिchthofen की है। वोलरिच की पुस्तक है स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ जियोग्राफी, स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ जियोग्राफी। ओके, ये वोलरिच महोदय की पुस्तक है। तो आज की प्रश्नों की श्रृंखला में हम यहीं पर अपने जो हमारे क्वेश्चंस हैं अल्प विराम देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चन के साथ में। इसी की अगली सीरीज में 2018 के आगे के क्वेश्चंस धीरे धीरे हम लोग अपने क्वेश्चंस पढ़ाएंगे और आगे अच्छे से तैयारी करते चलेंगे। और आई होप जून में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा एनटीए के द्वारा, तो सभी लोग तैयारी करते रहिए, लगे रहिए।